संस्कार भारती की ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड की रीतिकालीन काव्य के रीतिकाल के महान और अंतिम कवि पद्माकर के विषय में पढ़ेंगे। पद्माकर ने कवित्व एक छंद लिखा है, उसके संबंध में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ संक्षिप्त रूप में हम उनका परिचय देना चाहेंगे। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बादा मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1833 में हुई। इनका पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और ये इनके कुल में सभी कवि रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इनके कुल का नाम भी कविश्वर रहा है। कविश्वर कुल से ये संबंध रखते हैं और कहा जाता है बिहारी के बाद में जो एक श्रेष्ठ कवि हैं, उन कवियों में पद्माकर का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कवि पद्माकर जिन्होंने प्रकृति का चित्रण बड़ा ही मनोहारी रूप से किया है, तो श्रृंगार चित्रण में भी कवि पद्माकर ने अपनी पहचान बनाई है। प्रकृति इनके काव्य का मुख्य विषय रही है। तो इसके साथ साथ कवि पद्माकर ने कुछ रचनाएं लिखी है जिनके बारे में बताना चाहूँगा कि कवि पद्माकर ने जो राजा प्रताप सिंह के ये दरबारी कवि थे और प्रताप सिंह के दरबारी कवि होने पर राजा प्रताप ने 56 लाख रुपए इन्हें इनाम में दिए। इसके अतिरिक्त इन्हें 55 गांव और 56 हाथी भी भेंट किए गए। ये पुरस्कार की राशि में दिए गए। कवि पद्माकर का बहुत सम्मान था। यह भी विभिन्न प्रकार के दरबारों में ये रहे थे। ये काफी लंबे समय तक यानी कि लगभग इन्होंने अपनी 9 वर्ष की आयु में ही अपने काव्य लेखन के प्रति अपनी रुचि प्रकट करने लगे थे। कवि पद्माकर जिन्होंने अपनी रचना विधानों के माध्यम से रीतिकाल में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, उनकी रचनाओं में पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरुदावली और साथ ही साथ प्रताप बिरुदावली, गंगा लहरी, राम रसायन, ये सभी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पद्माभरण इनका एक काफी प्रसिद्ध रचना है और इसके साथ साथ इनकी जो विशिष्ट रुचि थी वो रुचि थी कवित्व छंद में। इनकी विशिष्ट रुचि है कवित्व छंद की जो विशिष्टता है वो हम देखते हैं कि कवित्व छंद में इसमें जो मात्राएं होती यानी वर्ण होते हैं, देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 वर्ण है। 16 नहीं, सॉरी, 15 वर्ण है। तो 16 और 15 पर 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण से मिलकर के कवित्व छंद का निर्माण होता है, यानी 31 वर्ण से मिलकर के ये बना है कवित्व छंद। और इसी कवित्व छंद से के माध्यम से ये वर्णित छंद है। वर्ण की गणना की जाती है। 16 और 15 पर यति होती है और ये सबसे प्रिय छंद रहा है कवि पद्माकर का। कवि पद्माकर रीतिकाल के एक महान श्रृंगारिक कवियों में से माने जाते हैं। कवि पद्माकर की रचना विधान के माध्यम से इन्होंने रीतिकाल में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इनका मूल रूप से भाव पक्ष में प्रकृति चित्रण, भक्ति भावना और रस योजना को प्रमुखता दी गई है। इसके अतिरिक्त कला पक्ष में इन्होंने मुहावरेदार शैली, मुहावरेदार लोकोक्ति और अलंकार
और चित्रोपमता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। अर्थात इनके अंदर इतनी है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारे आंखों के सामने उसका चित्र सा बन जाता है, इसलिए चित्रोपमता इनके काव्य की एक नई विशेषता कही जा सकती है। कवि पद्माकर जो महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी रचनाओं में सब कुछ यानी कि प्रकृति में जो आने वाला नया निखार है, प्रकृति का जो नया सौंदर्य है, जो आंखों को बड़ा आकर्षित करता है, उसी सौंदर्य का चित्रण बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि पद्माकर ने अपनी रचना सभी रचनाओं में लगभग किया है। कवि पद्माकर एक ऐसे कवि थे जो बिहारी के बाद में श्रृंगारिकता या प्रकृति चित्रण को सर्वाधिक महत्व देते थे। इसलिए कवि पद्माकर आज हमारा कवि ये काव्य का विषय है, कविता है पद्माकर। तो आइए हम आज पद्माकर के संदर्भ में पढ़ते हैं क्या कहते हैं पद्माकर के संदर्भ में। कलीन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलीन कलीन किलकत है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य का, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ बसंत के आगे वर्णन किया गया, बसंत ऋतु के आगमन का। इसमें बसंत ऋतु के आगमन का कि बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति में किस तरह का वातावरण छा जाता है, प्रकृति अपने नए रूप में किस रूप में प्रकट करने लगती है, इसी का वर्णन कवि पद्माकर ने अपने रचना विधान के अंतर्गत किया है। कुलन का मतलब होता है यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, कलिन यानी तट पर, यमुना नदी के तट पर, कछारन यानी का मतलब होता है किनारे के पास की भूमि, कछारन यानी किनारे की पास की भूमि, पास की भूमि, कुंजन में यानी वनों में, उपवनों में या उपवन या वन, वनों में, क्यारियों में जहां फूल खिलते हैं तरह तरह के, कली कली में किलकत है, जितने पशु पक्षी है वो अपनी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे। किलकत यानी खेल रहे हैं या किलक रहे हैं, किलक रहे हैं, जितने भी भंवरा है या पशु पक्षी हैं वो अपनी अपनी मधुर मधुर आवाज में उस यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के पास की भूमि पर जहां सुंदर सुंदर वन और उपवन लगे हैं, उन वन और उपवन की क्यारियों में जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, कली कली में पशु पक्षियों की जो मधुर ध्वनि है वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है। तो यहाँ पर ऋतुओं के राजा के बसंत के बारे में कहा गया है, जिसके आने पर प्रकृति में एक नया निखार, एक नया वातावरण व्याप्त हो गया है, एक सुंदरता जो प्रकृति की है वो व्याप्त हो गई है। इसी का चित्रण इन दो पंक्तियों में था। कहे पद्माकर परागन में पौन हूं में, पानन में पीकन में पलासन में पंगत है। कवि कहते हैं, कवि पद्माकर कहते हैं, देखिए बसंत का जो रूप है वो कहीं एक स्थान पर नहीं है, चारों तरफ बसंत की उमंग का जो वातावरण है, जो रूप है वो छा गया। कैसे? परागन, परागन का मतलब होता है फूलों में, फूलों की पराग है, जो सुगंध है परागों में, जो सुगंध है उनमें, फूलों के पराग में, पौन यानी पवन में यानी हवा में, पानन में यानी पत्तों में, पानन यानी पत्तों में, पत्तों में, पत्तों में जो सुंदर पेड़ों पर लगे हुए पत्ते हैं उन पत्तों में, पीकन यानी कोयल की कंठ में, कोयल, कोयल की कंठ, कोयल के कंठ में, पलास की सुंदर फूलों में जो एक समूह के रूप में है, पलास पंगत अर्थात पलास की जो सुंदर फूल हैं जो समूह के रूप में हैं। अर्थात पद्माकर कवि कहते हैं
फूलों के पराग में, हवा में, सुंदर वायु में, हवा में, पवन पानन यानी पत्तों में, कोयल की मधुर कंठ में और पलाशों के सुंदर फूलों में। जो बसंत ऋतु का राजा बसंत है, उसका प्रभाव इन सब में देखा जा सकता है। बसंत ऋतु ने सबको अपने अधीन कर लिया है, अर्थात चाहे वो पराग हो, फूलों का पराग हो, उसमें पवन यानी हवा में, पत्तों में, कोयल के मधुर कंठ में और पलाशों के सुंदर फूलों में, जो समूह के रूप में है, गुच्छों के रूप में है, इन सभी में बसंत ऋतु का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। घर द्वार में, घरों में, देखिए बसंत कोई एक स्थान पर नहीं है, घरों में भी वायु के साथ में मधुर सुगंध जो है घर द्वार तक पहुंच गई है। द्वारों में यानी द्वारों में, घर द्वार में, दिशाओं में, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, दूनी में, दूनी में, दूनी का मतलब होता है संसार में या दुनिया में, दूनी का मतलब होता है दुनिया में या संसार में, दुनिया में और देश देश में, अर्थात देश देशों में, घर द्वार में, सभी दिशाओं में, घर द्वार में, सभी दिशाओं में और दुनिया भर में, देश और देशों में, देश और देशों में जो बसंत ऋतु का प्रभाव है वो पूरी तरह से आच्छादित हो गया है, फैल गया है। देखा दीप, आप देखो बड़े बड़े दीप, देखो धरती पर फैले हुए बड़े बड़े दीप, दीप और दीपों में, दीपन यानी में, दीप, बड़े बड़े दीप और दीपों में, दीपत दिगत है। दीपत का मतलब होता है शोभायमान है, शोभायमान है, शोभायमान है, अर्थात दिगत है यानी सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, अर्थात बसंत ऋतु का जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है। दीप दीप में, दीप दीप में, बड़े बड़े जितने भी दीप है, बड़े बड़े दीप, उन दीपों में, और दीपत, दीपत का मतलब होता है शोभायमान है, दिगत का मतलब सभी दिशाओं में बसंत ऋतु का जो प्रभाव है, बसंत ऋतु की जो शोभा है वो दीपों दीपों में शोभायमान है, आकर्षक है। अर्थात बसंत ने सारे वातावरण में एक नवीनता और एक सुंदरता घोल दी है। अर्थात बसंत ऋतु ने, क्योंकि बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, तो वो हर जगह पाया जाता है, हर जगह वो मिलेगा आपको। तो देखिए कहाँ है, बीथन में, बीथन का मतलब होता है गलियों में, जो आसपास में गलियां हैं वहां, बीथन यानी गलियों में। ब्रज की जो गलियां हैं उनमें, ब्रज में, ब्रज की गलियों में, नेवल, नेवलन, नेवलन का मतलब होता है नेबेलन, नेबेलिन का मतलब होता है, नेबेलिन का मतलब होता है नए यौवन से मादकता से भरे रहने वाले, कोई भी एक समूह, युवाओं का एक समूह, युवाओं का समूह है जो नए यौवन से भरा हुआ है, यौवन की मादकता से भरा हुआ है। और बेलों में, पेड़ पत्तों की जो बेलें हैं, जो वृक्षों पर लपटी हुई बेलें हैं, उन बेलों में बानन यानी बनन में यानी वनों में, बानन यानी वन में, वन में, बागन यानी बाग में या उद्यान में, बगरो, बगरो, बगरो यानी फैला हुआ है, फैला हुआ है, फैला हुआ है बसंत। अर्थात वो बसंत है जो सभी जगह, चाहे वो वन हो, बाग हो, उद्यान हो, इन सब जगह बसंत का जो प्रभाव है वो फैला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कवि बसंत ने ऋतु का बड़ा ही आकर्षक चित्रण किया है। इस तरह से हम इसका अगर भावार्थ देखें तो बसंत के आगमन से यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी की जो तट है, किनारे के पास की भूमि है,
वहां पर लगने वाले सुंदर फूल हैं, वृक्ष हैं, इन सभी कली कली में तरह तरह के जो पशु पक्षी है वो कलरव कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, अपनी अपनी मधुर आवाज में गूंज रहे हैं, क्योंकि ऋतुओं का राजा बसंत आ गया। कहे पद्माकर कवि कहते हैं ऋतुओं का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। पराग में जो एक सुंदर फूल होता है और उसकी जो सुगंध है फूल की, उस सुगंध की पराग में, पौन यानी हवा में, पालन यानी पत्तों में, पीका यानी कोयल के मधुर कंठ में, पलाश के सुंदर समूह में पलाश होता है, एक पलाश का फूल होता है लाल रंग का, बिल्कुल आकर्षक होता है, उसका समूह में, घर द्वार में, सभी दिशा यानी सभी दिशाओं में, दुनिया का मतलब होता है पूरी दुनिया में, देश और देशों में, देखा दीप, देखो समस्त प्रकार के दीप और दीपों में, दीपक यानी शोभायमान है, दिंगत यानी सभी दिशाओं में, बिथन यानी गलियों में, ब्रज की गलियों में, और नेबलिन यानी नए यौवन से मादकता से भरे हुए रहने वाले युवक, उनके अंदर ये बसंत ऋतु का प्रभाव देखा जा सकता है। बेलिन में यानी पेड़ पर लिपटी हुई जो बेल है, उस बेल में, वन में, बाग में या उद्यान में, बगर यानी बसंत है, अर्थात फैला हुआ है। बसंत ऋतु का जो प्रभाव है उससे कोई भी रहित नहीं है, अर्थात बसंत ऋतु ने अपनी मादकता जो है वो सारे वातावरण में घोल दी है। उसकी मादकता से कोई भी छूटा हुआ नहीं है, कोई भी बचा हुआ नहीं है। प्रकृति में बसंत के आगमन से प्रकृति में एक नवीनता, एक सुंदर वातावरण छा गया है। तो इस प्रकार से वो पत्तों में, वो फूलों में, वो दीपों में, वो देश में, वो दिशाओं में, समस्त प्रकार की जीव जगत में उस बसंत ऋतु के वातावरण का सौम्य आकर्षक चित्रण कवि पद्माकर ने इस कवित्व छंद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह निश्चित रूप से बहुत ही सरल है, इसमें कोई इस तरह की कोई भाषा नहीं है कि जहां कोई कठिनाई आपको महसूस हो। छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हमारे सामने कवि ने इसमें बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का बड़ी आकर्षक शब्दों में और रोचक शब्दों में वर्णन किया है। वास्तव में कवि पद्माकर एक ऐसे यानी इसमें श्रृंगार रस का आकर्षक, सेयो श्रृंगार का आकर्षक और मनभावक चित्रण किया गया है। और यह हमारा पहला पद्यांश था। जो दूसरा पद्यांश है उस दूसरे पद्यांश में भी कवि पद्माकर ने बसंत ऋतु की मादकता, बसंत ऋतु पे होने वाले नायक नायिकाओं के उस यौवन पर पड़ने वाले उस प्रभाव का बहुत ही आकर्षक और मधुर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि पद्माकर ने निश्चित रूप से ये वर्णन इसलिए किया है कि ताकि प्रकृति का जो वातावरण है उस बसंत के कारण जो चारों तरफ जिसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके प्रभाव में जड़ और चैतन्य सजग हो गए हैं, कवि पद्माकर वास्तव में एक प्रकृति को समझने वाले, प्रकृति के उस रूप को समझने वाले महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए इन्होंने प्रकृति का जो बसंत ऋतु का जो मनमोहक, आकर्षक और जो चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। तो आइए हम अब दूसरा जो पद्यांश है कवि पद्माकर का उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ओरे भांति कुंज में कुंजरत भोर भीर, और झोर झोरन में बोरन के हुए गए। कवि कहते हैं और भांति कुंजनी वनों में, गुंजरतिनी गुंजायमान है, भौर भीर का मतलब होता है भौर भीर यानी भंवरों का समूह है। भौर भीर यानी भंवरों का समूह है, भंवरों का समूह है। अर्थात बसंत ऋतु आ गई है, इसलिए जितने भी वन हैं, कुंज है या आसपास का जो सुंदर फूलों से लदी हुई जो प्राकृतिक सौम्यता है, उस प्राकृतिक सौम्यता में, उन वनों में, उन उपवनों में गुंजरत यानी गुंजायमान है कौन? भंवरों की मधुर ध्वनि, जो समूह के रूप में छोटे छोटे भंवरे
और भंवरों का जो समूह है वो आसपास के फूलों में और कलियों में और उद्यानों में गुंजायमान है। गुंजरते यानी मधुर आवाज से गुंजायमान है, गूंज रहे हैं। और झोर झोरन में बोरन की हुई ले। और जोर झोरन का मतलब होता है झोरन का मतलब होता है गुच्छों से, गुच्छों में। झोरन का मतलब होता है गुच्छों में। और झोरन गुच्छ यानी झोर का मतलब होता है फूल, फूलों के गुच्छों में बोरन हुए। बोरन का मतलब होता है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आम्र फल आ गए हैं। जिससे आम का वृक्ष होता है और उसके ऊपर हल्के से फूल आने लग जाते हैं, तो देखिए कवि कहता है कि फूलों के गुच्छन में बोर आने लगे हैं, अर्थात उनमें बसंत ऋतु के आगमन से जो बोरन का मतलब होता है बोर है। और इसकी उपमा दी है कवि ने आम से। आम की जो फूल है या फल है वो अभी क्या कच्चे हैं, लेकिन वो पहले फूल के रूप में आते हैं और बाद में वो फल के रूप में अवतरित हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो फूलों के गुच्छों में बोर आ गए हैं, यानी एक मादकता आ गई है, एक फल का रूप आ गया है, प्रकट हो गया है। क्योंकि ऋतु का राजा बसंत आ गया है। ऋतु के राजा बसंत आने से फूलों के गुच्छों में एक नई बहार और एक नया आकर्षण छा गया है। कहे पद्माकर, कवि कहते हैं सु ओरे भांति गलियन में। पद्माकर कवि कहते हैं कि आप देखियो कितना सुंदर वातावरण है चारों तरफ, भांति गलियों में, तरह तरह की गलियों में देखो जो बसंत ऋतु की मादकता है वो गली गली में फैल रही है। कवि पद्माकर कहते हैं देखिए कितनी सुंदरता व्याप्त हो गई है, कितनी सुंदर वातावरण में इस बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। गली गली उस मादक सुगंध से, उस बसंत ऋतु के आगमन से सारी गलियां पूरी तरह से सुगंध से भर गई है। देखिए क्या होता है इसका प्रभाव। छलिया छबीले छेल छवि छवे गए। छलिया यानी नायक। जो नायक है वो बड़ा छबीला है, रंग बिरंग। छबीला का मतलब होता है एक तरह से रूप का आकर्षण से परिपूर्ण। जो छलिया है, छल करने वाला नायक, जो नायिका से तरह छल करता है, हंसी मजाक करता है, ऐसा छलिया छबीला अपने अपने सुंदर वेशभूषाओं से छेल छवि छवे गए। ऐसा सज धज कर इस वातावरण में वह छलिया अपनी सुंदर पोशाक पहन करके, सुंदर वेशभूषा धारण करके उसकी छवि हृदय पर छा गई। यानी जैसे बसंत ऋतु के आगमन से वह यौवन से पूरी तरह से भर जाता है। तो क्या करता है वह छलिया जो है वो अपने शरीर के ऊपर आकर्षक और रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को धारण करता है, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यानी वो छबीला है या जो नायक है वो और अधिक आकर्षक और मनभावन प्रतीत होने लगता है। यानी उसकी जो छवि है उसमें भी ऐसा प्रतीत होता है, बसंत ऋतु का प्रभाव उसमें भी छा गया है। वह यौवन में मादक रहने लगता है, नई की वेशभूषा धारण करता है, वो छेल छबीले के समान दिखाई देने लगता है, बन ठन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि ये सभी उस बसंत ऋतु के मादकता का प्रभाव है, उससे कोई नहीं बच पाता। और भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतु समाज के न दिन गए। कवि कहते हैं कि जब बसंत ऋतु आता है तो विहग समाज का मतलब होता है पक्षियों के समूह, पक्षियों के समूह चारों तरफ उनकी भांति भांति की तरह तरह की मधुर और आवाज जो होती है वो सुनाई देने लग जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो
वे बसंत के आगमन पर अपने मधुर कंठ से, तरह तरह के कंठों से या स्वरों से वो पूरे वातावरण में अपनी आवाज से उस बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए तत्पर हो, तरह तरह की वो आवाजें निकालने लगते अपने मधुर कंठ से। ऐसे ऋतुराज के न आज गए दिन गए। कवि कहता है कि ऋतुराज, ऋतुओं का राजा बसंत अभी आए वे 2 दिन ही नहीं हुए, उसे 2 दिन ही नहीं बीते, 2 दिन ही नहीं हुए, लेकिन देखिए साथ सारे वातावरण में एक नई आभा, एक नया वातावरण और एक नया रूप पूरी तरह से छा गया है। पक्षियों के समूह मिल करके अपनी मधुर ध्वनि में आवाज कर रहे हैं, भंवरे गली गली में महक रहे हैं, अपनी गुंजायमान कर रहे हैं। कवि पद्माकर कहते हैं, और जो नव यौवन की मादकता से भरे हुए युवक है वो बसंत की उस मादकता से भर करके और चारों तरफ घूमते हुए फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ऋतुओं का राजा बसंत है, जिसके आगे जबकि उसको आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन पूरी प्रकृति में बसंत राजा बसंत की ही चर्चा हो रही है। बसंत ऋतु ने, उस राजा बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत ने सब प्रकृति को, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सबको अपने वश में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है, कवि पद्माकर कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है ये निश्चित रूप से एक वो पद्यांश है जिसमें उन्होंने, कवि ने बसंत ऋतु का मनमोहक और आकर्षक चित्रण किया है। कवि पद्माकर की दृष्टि हमेशा प्रकृति के उस सुंदर रूप पर या ऋतुराज बसंत के ऊपर सर्वाधिक रही है, इसलिए उन्होंने अपने इस पद्यांश की शुरुआत भी ऋतुओं के राजा बसंत के रूप में की है। बड़ा ही आकर्षक और मान भावन ये चित्रण है। सभी में कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, जो उनका प्रिय छंद है। जैसे कि मैंने बताया कि 16 और 15 पर यति होती है, सभी में 16 और 15 वर्ण होते हैं। पहली पंक्ति में 16 वर्ण और दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण। तो इस प्रकार से इस कवित्व छंद के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु के मादक और आकर्षक रूप का चित्रण हमारे सामने किया है। तो इस प्रकार ऋतुराज बसंत को आए हुए 2 दिन ही हुए हैं, किंतु उसने सबके हृदयों पर अपना राज स्थापित कर लिया है। पक्षियों के कलरव सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब देखिए, और रस और रीति, राग रंग और तन और मन और बन वे गए। कवि कहते हैं कि देखिए बसंत ऋतु का प्रभाव और रस यानी आनंद, चारों तरफ आनंद का भाव छा गया है। और रीति, सब नायक नायिका अपनी अपनी रीति रंग यानी ढंग, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से सभी इस ऋतु के राजा बसंत के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। और राग रंग, सभी उस बसंत के ऋतु के आगमन पर अपने अपने राग और रंग में डूब रहे हैं। राग और रंग में, अर्थात राग रंग में डूबने का मतलब होता है यानी मादकता में खो जाना, मादकता में खो जाना, यानी इतनी जितने भी नायक नायक है बसंत ऋतु को जो देख रहे हैं, अनुभवित कर रहे हैं, वे सब उसका आनंद उठा रहे हैं और रीति अपने अपने ढंग से उस बसंत ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। रीति और रंग और राग रंग और सभी राग और रंग में भर करके, तरह तरह के राग गा करके, तरह तरह के रंगों का आनंद लेकर के, तरह तरह के मनोभावों को अनुकूल करते हुए वे मादकता में भर करके पूरी बसंत की उस ऋतु में पूरी तरह से अपने आप को खो दिया है उन्होंने। देखिए, और तन मन और वन हुए गए। ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु ने उनके शरीर और मन को, तन यानी शरीर और मन को क्या बना दिया है? सुंदर वन बना दिया है। जैसे वन के ऊपर बसंत ऋतु की मादकता का बड़ा ही आकर्षक प्रभाव दिखाई देता है, वैसा ही
नायक और नायिका के उस शरीर में भी और मन में भी ऐसा लगता है कि जैसे वन की भांति वह बसंत उनके हृदय और मन पर भी छा गया है। अर्थात वह मादकता, वह रूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिए हैं। अर्थात ये बसंत ऋतु का ही प्रभाव है। उसने प्रकृति के जड़ और चेतन दोनों को ही अपने अधीन कर लिया है, क्योंकि प्रकृति में नए नए फूल खिलने लगे हैं, नई नई बेलें खिलने लगी है और प्रकृति की नई आभा, रंग बिरंगी वह आभा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी का पद्माकर ने बड़े आकर्षक शब्दों में वर्णन किया है। अब देखिए हमारे तीसरी पद्यांश है। तीसरे पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन है। किसका है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनभावक, कहीं कहीं मनभावक, कहीं कहीं भयानक रूप से उसका चित्रण किया है। कैसे वर्णन किया है बसंत ऋतु का यहाँ दोनों पद्यांशों में था। तीसरे पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं, चंचला चमके आसमान में बिजली भयानक रूप से चमक रही है, चौर ओरन ते चाह भरी। अर्थात चारों ओर देखो, लोग चाह भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है। लोग जो वर्षा ऋतु के प्रति अपनी प्रेम रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, वो चाह भरी दृष्टि से, यानी इच्छा भरी दृष्टि से, जो वो चाह भरी है, इच्छा, चाह का मतलब होता है इच्छा भरी, यानी जी भर करके उस प्रकृति के बरसात ऋतु के, उस वर्षा ऋतु के उस मनभावन रूप को बड़े ही आकर्षक रूप में वो देख रहे हैं। कैसे चारों ओर बादल उमड़ घुमड़ आए हैं और आसमान में बिजली चमक रही है। देखिए लोग बड़ी इच्छा भरी दृष्टि से उस दृश्य को देख रहे हैं, वर्षा ऋतु को देख रहे हैं। चरजी गई फेली चर्चन लागी रही। चरजी गई मतलब होता है गरजने लग गए, गरजना। चर्जन यानी गर्जना और तरजना चारों तरफ से लग रही है, क्योंकि बादल घुमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। आसमान में पहले बिजली चमक रही थी, किंतु अब देखो भयानक रूप से बादल भी गर्जना करने लगे। चर्जन, गर्जना या चर्जन लगे, यानी भयानक आवाज लग रही है, भयंकर आवाज जो ध्वनि है वो सुनाई देने लगी है। गर्जना कर रहे हैं आसमान में बादल, गरज गरज के तेजी से वर्षा कर रहे हैं। पद्माकर लवंगन की लोनी लता। पद्माकर कहते हैं, लोनी का मतलब होता है सुंदर लगने वाली, लता यानी बेल, लवंगन यानी झूम उठी है। जो लता है वो वर्षा ऋतु में बड़ी सुंदर, जो लता है, बेल है, वो वर्षा ऋतु को देख करके अपना प्रेम प्रकट करने के लिए झूम उठी है, उत्साहित हो गई है। ऐसा लगता है कि वो वर्षा ऋतु का स्वागत कर रही है। लरज गई तो फिर लर्जन लागी रे। अर्थात यहाँ लरज गई तो फिर लर्जन लागी रे। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो क्या है, लरज गई तो फेरी लर्जन लागी रे। अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से कुछ पेड़ पौधे या जीव जगत ऐसे हैं जो पूरी तरह से यानी लरज गई, फिर लर्जन लागी रे। अर्थात या शर्म आने लगी उनको। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बसंत कुछ तो खिल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरह से मुरझा जाते हैं। लरज गई, लर्जन लागी रे। चारों तरफ तो वैसे तो मनमोहक वर्षा ऋतु का वातावरण फैला हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे हैं पेड़ पौधे जो छुई मुई जैसे पेड़ पौधे जो वर्षा ऋतु के आने पर सिकुड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अपनी पत्तियों को सिकुड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें शर्म महसूस हो गई, लरज गए वो। केसो धर्यो धीर वीर विक्त्री विदतन। अब देखिए जो नायक नायिका है, भला इस वर्षा ऋतु में कैसे धैर्य धारण करें।
जो वीर है या नायक है वो भला इस अवसर पर, इस वर्षा ऋतु में अपने मन को कैसे समझाए, कैसे रूप धारण करे, कैसे धैर्य धारण करे। त्रिविध समीरे तन, त्रिविध का मतलब होता है तीन प्रकार की वायु, समीरे का मतलब होता है हवा। त्रिविध यानी तीन प्रकार की वायु कौन कौन सी है? एक तो है शीतल, एक मंद और एक सुगंधित। ये तीन प्रकार की जो वायु है वो शरीर की स्पर्श होती है तो स्पर्श से तन मन खिल जाता है। तीन प्रकार की वायु, एक तो शीतल है, एक मंद है और एक सुगंधित है। ये तीनों प्रकार की वायु जब शरीर को स्पर्श करती है तो नायक अपना धैर्य खो देता है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु है जो अपनी मनभावन इस ऋतु ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, जैसे बसंत ऋतु ने सबको अपने वश में कर लिया हो। तरज गई फेरी तर्जन लागी रे, तरज गई फिर तर्जन लागी रे। अब देखिए चारों तरफ जो बेले हैं, जो बरस रही है तेज रूप में, तड़प भड़क करके, साथ में गर्जना कर करके भयानक रूप से जो बादल बरस रहे हैं, तो क्या हुआ, चारों तरफ तर्जन लागी रे, तैरने लग गई। जो बेले हैं आसपास में पानी भर गया और पानी भरने से वो बेले जो हैं, जो पेड़ पौधे जो छोटी अवस्था में थे वो पानी के मध्य तैरने से लगे। घुमड़ी घुमंड गठा घन घन घनेरी अबे। कवि कहता है कि देखिए वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर, गठा यानी बादलों, गठा यानी एक तरह से घन यानी बादल, बादलों की जो गठा है उमड़ घुमड़ करके घने रूप में, घनेरी यानी घने रूप में सारे आसमान को घेर लिया उसने। ऐसा लगता है कि वो अपने उमड़ घुमड़ के अपने गर्व को या अपने घमंड को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। ये वर्षा ऋतु है जो उमड़ घुमड़ करके, भयानक गर्जना करके, घने रूप में बादल उमड़ घुमड़ करके अपने गर्व को, अपने अभिमान को प्रकट कर रहे हैं। गरजी गई तो फेरी गर्जन लागी रे। तो देखिए बादल जो हैं गरजी गई, फेरी गर्जन लागी। वर्षा है, वर्षा ऋतु में बादल फिर बहुत तेजी से गरजने लगे, क्योंकि ये वर्षा ऋतु है। फिर बार बार करके, बार बार से, एक बार गरजा फिर दोबारा गरजा, अर्थात गर्जना की जो भयानक आवाज है वो बार बार से, फिर यानी बार बार से गरज रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु का मनमोहक और आकर्षक चित्रण कवि पद्माकर ने अपने पद्यांशों के माध्यम से, इस कवित्व के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से पाठक या हमारे विद्यार्थी इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से ये जो भाषा है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर रीतिकाल के जितने भी कवि हैं उन सभी ने ब्रज भाषा को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। तो भाषा हम ये कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का सरल रूप इसमें ब्रज भाषा पहला। दूसरा इसमें कवित्व छंद का प्रयोग, कवित्व छंद का प्रयोग। और तीसरा है इसमें क्या नाम है, ऋतुराज बसंत का, बसंत एवं बसंत का मनमोहक चित्रण, मनोहारी चित्रण, ये आप स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं। बसंत ऋतु अपने आप में पूरी प्रकृति के ऊपर अपनी आभा बिखेर रहा है। इन दोनों पद्यांशों में बसंत ऋतु का मनोआकर्षक चित्रण कवि पद्माकर ने किया है। तो वास्तव में यह हमने 3 पद्यांश पढ़े। इन तीनों पद्यांशों में 2 पद्यांशों में आपके बसंत ऋतु का आकर्षक वर्णन है और तीसरा हमारा पद्यांश है जिसमें वर्षा ऋतु के मनोहारी रूप का चित्रण किया गया है कि उसके वर्षा होने से आसपास जो पेड़ सूख गए थे वहां चारों तरफ अब बेलों के रूप में उमड़ घुमड़ करके बादल गरज रहे हैं। बेलें पूरी तरह से
कभी लजाती है और कभी अपनी खुशी को प्रकट करती है। तो प्रकृति में इसमें मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग भी आप देख सकते हो, क्योंकि प्रकृति पे जहां भी मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस प्रकार अलंकार जो छंद की जो अनूठी छटा है वो पद्माकर के काव्य में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा 3 पद्यांश थे पद्माकर को लेकर के। इन तीनों पद्यांशों के बारे में बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति की नई छटा का नया निखार का वर्णन इसमें किया है। नव यौवन से भरकर रहने वाले युवक युवक किस तरह से बसंत का स्वागत करते हैं इसका उल्लेख भी इन पद्यांशों में किया है। तो निश्चित रूप से अब हम जो हमारे शेष पद्माकर के जो पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। तो आगामी कालांश में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।